ठीक है। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर चार्ज होगा, इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। इमेजिन करो कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें किसी तरह का लॉस नहीं होता है, किसी तरह का लॉस नहीं होता, तो क्या होता है आपका एनर्जी जो है इसी में हुआ इनफाइनाइट टाइम्स के लिए एग्जिस्ट करता है, इनफाइनाइट टाइम के लिए एनर्जी एग्जिस्ट करता है। तब हमें एनर्जी की स्कार्सिटी कभी नहीं होती बउआ। हम ऐसे बड़े बड़े कैपेसिटर को कर करके इंडक्टर के साथ कर कर करके और हम लोग क्या करते हैं, काम चलाते रहते हैं। बट ऐसा प्रैक्टिकली चूंकि बउआ इसमें हर एलिमेंट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा और वो एनर्जी को डिसिपिएट करता है। रजिस्टर क्या करता है, एनर्जी को हीट में बदल कर करके बर्बाद कर देता है। ठीक है। तो चूंकि एल और सी है, प्योरली कैपेसिटर आइडियल इंडक्टर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, वो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता ही है। बट हम मान रहे हैं कि ये आइडियल इंडक्टर आइडियल कैपेसिटर है, इसी बेसिस पे हम थोड़ा सा कुछ लिख रहे हैं। समझ में आया हम क्या बोलने का प्रयास किए? हाँ सर। हम्म। लिखो कि व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ प्योर इंडक्टर, connected to pure inductor, comma, there is a current in the circuit. IT हमने रिप्रेजेंट किया, there is current in the circuit, there is current in the circuit and capacitor get discharged, and capacitor get discharged, capacitor get discharged, sending a current in the inductor, sending a current in the inductor, sending a current in the inductor, and induced EMF in the inductor, and induced EMF in the inductor. सर Induced सेंडिंग EMF, करंट के बाद क्या बोले? sending a current in the inductor, in the inductor, and inductor and induced EMF in the inductor, and induced EMF in the inductor, induced EMF in the inductor charges the capacitor again, charges the capacitor again, charges the capacitor again, full stop. Hence energy oscillate between, hence energy oscillate between electric field energy in the capacitor, energy oscillate between electric field energy in the capacitor and magnetic field energy in the inductor, and magnetic field energy in the inductor, magnetic field energy in the inductor, full stop. This phenomena is called LC oscillation. This phenomena is called LC oscillation. This phenomena is known as LC oscillation. ठीक है, लिखा गया यहाँ तक में। हाँ सर। हाँ, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक में, ऐसे करके कंटिन्यूसली जो है ओसिलेट होते रहेगा। ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये वापस आएगा, इसमें ये वापस आएगा। ठीक है। अब इसका छोटा सा एक डेरिवेशन टाइप का लिख सकती है। लिखेंगे लेट अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, लेट अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी
let a capacitor of capacitance C is initially charged is initially charged to a TO, to a charge Q naught, to a charge Q naught at a time T naught, at time T equal to 0, T equal to 0 सेकेंड। ठीक है, Q नॉट अमाउंट ऑफ चार्ज हमने C को चार्ज किया 0 सेकेंड, कॉमा दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इंडक्टर, this capacitor is connected to inductor, full stop। now capacitor will discharge through inductor, now capacitor will discharge through inductor and circuit equation can be written as कैसे लिखेंगे बउआ? इंडक्टर क्या होता है? माइनस एल di/dt, यही इंडक्टर में होता है। जितना एनर्जी इससे निकलेगा उतना से कैपेसिटर चार्ज होगा, या जितना एनर्जी कैपेसिटर में उससे इंडक्टर चार्ज होगा। तो माइनस एल di/dt इक्वल टू Q/C। ठीक है, Q इक्वल टू C भी होता है बउआ, तो V इक्वल टू Q/C। वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है इंडक्टर में? माइनस एल di/dt, ऑलरेडी पढ़े हैं। और वोल्टेज क्या है? चार्ज अपॉन कैपेसिटर Q/C। तो माइनस एल di/dt इक्वल टू Q/C। तो माइनस एल d/dt, करंट क्या होता है बउआ? करंट होता है dQ/dt, dQ/dt को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, इक्वल टू Q/C। माइनस एल d/dt, dQ/dt इसको लिखेंगे d² Q अपॉन dt² इक्वल टू Q/C। एल इधर चला जाएगा, माइनस साइन को भी उधर भेज देते हैं। d² Q/dt² इक्वल टू माइनस 1/L Q/C। ठीक है, लिख लीजिए बाबू। सर 1 मिनट रुकिएगा। हाँ सर। लिख लेंगे 1/LC किसका वैल्यू आता था बउआ? ओमेगा C। नहीं1/LC किसका वैल्यू आता था? 1, क्या ओमेगा C का है? ओमेगा है क्या है? 1 मिनट। 1/LC 1 किसका वैल्यू आता था? सर ओम ओमेगा ओमेगा सर ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय कुछ √अंडर LC आता था। कुछ नहीं, ओमेगा इक्वल टू 1/LC का रूट अंडर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, यही तो आता था हर जगह पीछे। हाँ तो लिखेंगे लेट ओमेगा² इक्वल टू 1/LC। ठीक है, ओमेगा² इक्वल टू 1/LC, तो यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में।
डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 1/LC की जगह क्या रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस साइन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर सी। डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी इक्वल टू 0। ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो स्क्वायर है। यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 मैडम जी, और आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब पढ़ी है, और हाँ, आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ी है बाबू। अब ये लीनियर क्वाड्रेटिक कहाँ से आपको दिख रहा है, जिसमें डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन का है बुआ? हाँ? आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है क्या? नहीं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या पढ़ी है मैडम जी? क्लास ये नवंबर बीत रहा है, पता है ना आपको? अभी मत बोलना कि रोज क्यों डांटते हैं हमको आप। मैं बताना चाह रहा हूँ बाबू कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना चाहिए। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन से? से मतलब वो पूरा यूनिट से आ रहा है 35 मार्क्स। डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा ना बुआ कि 7-8 मार्क्स का आ रहा होगा? सर पूरा यूनिट का दिया हुआ है 35 मार्क्स, अलग अलग से नहीं लिखा है। नहीं, वो लिखता है बाद में edit करके कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा। जो भी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर है, क्या है लिखेंगे इसके नीचे, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर which is equation of simple harmonic motion, which is equation of SHM in differential form, which is equation of SHM in differential form। इक्वेशन ऑफ SHM, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको पढ़ाए होते, जो क्लास 11th में है पेंडुलम बल्ब हुआ चैप्टर SHM, तो उसमें एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आपका आता है, एग्जैक्टली हुआ, खाली यहाँ पे चार्ज की जगह डिस्प्लेसमेंट होता है और कैपेसिटर की जगह यहाँ पे एक्स होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन इज क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। इट्स सॉल्यूशन इज क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो ये आएगा। ये कहाँ से आया आपको यहाँ मतलब नहीं है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना, सिंपल यही आएगा। आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेगी समझ में आ जाएगा। इसका मतलब हुआ करंट ही है तो चार्ज, सॉरी चार्ज ही है तो करंट क्या होगा, करंट होता है आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस क्यू नॉट कॉस थीटा का साइन थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ओमेगा बाहर हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इससे करंट आई बराबर माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां आई नॉट का वैल्यू क्या है, क्यू नॉट ओमेगा, आई नॉट का वैल्यू क्यू नॉट ओमेगा। ठीक है बउआ, लिख लिए? हाँ सर। हाँ, अब यहाँ पे एकदम सेम बउआ, चूंकि साइन ओमेगा टी है, तो वैसे ही बउआ जैसे हम लोग याद है एकदम चैप्टर का स्टार्टिंग में जनरेटर वाले में किए थे कि ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी लिए थे, हाँ। 2 पाई बाई टी रखे थे, फिर स्मॉल टी का वैल्यू कहीं पे कैपिटल टी बाई टू रखे थे, कैपिटल टी बाई फोर रखे थे, 3/2 रखे थे, 3 टी बाई टू ऐसे कर करके रखते गए थे, कटाते गए थे। तो वैसे ही इससे ये प्रूफ होता है कि
कभी इंडक्टर में जीरो हो जाएगा, मतलब इंडक्टर में जीरो, कैपेसिटर में पूरा एनर्जी आ जाएगा, कभी कैपेसिटर में जीरो, इंडक्टर पूरा होगा। अलग अलग टाइम में कभी इसमें आधा एनर्जी बचेगा तो इसमें आधा बचेगा, यानी कि ये ऑसिलेट करेगा बउआ। ठीक है, टोटल एनर्जी जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टोटल एनर्जी क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे करंट का वैल्यू आ गया माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी, चार्ज का वैल्यू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, ये दो चीज याद रखिएगा। अब जैसे बउआ एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, चूंकि टी बराबर जीरो टाइम में टोटल एनर्जी कैपेसिटर में था, इंडक्टर में जीरो एनर्जी था, लेकिन टोटल एनर्जी जो इंडक्टर में होगा, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, इंडक्टर इंडक्टर में क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है वो, हाफ एल आई स्क्वायर। ऑलरेडी पीछे डिविएशन कर चुके हैं, बोले हैं कि एग्जाम में आता भी है वो मैग्नेटिक एनर्जी वाला डिविएशन। हाफ एल की जगह एल, आई क्या है वो, माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, हाफ एल माइनस का प्लस आ जाएगा, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, हाफ एल, आई क्या है बउआ, आई का वैल्यू था ओमेगा क्यू, आई का वैल्यू क्या था ओमेगा क्यू, तो ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो हाफ एल, ओमेगा का वैल्यू क्या है, 1/LC, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 1/LC, क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एल से एल कैंसिल हुआ, ये क्या हो गया बचा, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो देखो आप मैग्नेटिक एनर्जी से स्टार्ट किया हाफ एल स्क्वायर से, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, तो यानी इससे प्रूफ होता है कि जो टोटल मैग्नेटिक एनर्जी है वही टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है टोटल मैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यानी एलसी ऑसिलेशन जो है बउआ, एलसी ऑसिलेशन में वो एनर्जी आपका क्या है, रिमेन कांस्टेंट होता है। एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी हमेशा क्या है, रिमेन कांस्टेंट। अगर एक आइडियल एलसी ऑसिलेशन बना लिया जाए तो जितना एनर्जी इसमें स्टोर कर देंगे एक बार में बउआ, वो कभी डिसिपिएट नहीं होगा, है ना। कैसे है, बैटरी वाला आती है खरीद करके, टॉर्च में लगाती है, 2-4 महीना बाद खत्म हो जाता है, फेंक देते हैं। एलसी ऑसिलेशन ऐसा चीज नहीं होगा, अगर हम आइडियल बना लिए उसमें रजिस्टर एग्जिस्ट नहीं करे तो, बट ऐसा पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया है। समझ रहे बात को। ऐसे क्या ये भारी लग रहा है क्या, कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं सर, ठीक है। हम्म, ये अगर सिलेबस में नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा इसका रिविजन। ठीक है, बट देखो कुछ चीजें जानना जरूरी है। चूंकि जो इक्वेशन अभी लिखे थे बउआ, ठीक है, जो इक्वेशन अभी ऊपर हमने लिखा था, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कोरिलेट कर लेते हैं, एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। ठीक है, और सेम बउआ जब हम लोग एस एच एम पढ़े होते क्लास 11th में, अगर आपको अच्छे से याद होता तो ये इक्वेशन जरूर याद होता, वो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में एसएचएम वाले में ऑसिलेशन में आपका ये इक्वेशन पढ़ना है। तो ये मेडिकल इंजीनियरिंग से लेकर हर जगह क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1 मार्क्स में बुआ ये चांस आपका बनता है बोर्ड में पूछने का। देखो बुआ,
जो काम मास जो है करता है, जो काम मास है वो करता है मैकेनिक्स में, सेम काम इंडक्टर करता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। जैसे मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, वैसे ही इंडक्टर है, एल है बउआ, सेम रोल प्ले करता है। जो काम हुआ डिस्प्लेसमेंट करता है मैकेनिक्स में, वही सेम काम जो है चार्ज करता है इलेक्ट्रोस्टेट में, या मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। dx बाई डी टी है, जो काम हुआ dx बाई डी टी मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी। जो काम वेलोसिटी करता है वो मैकेनिक्स में सेम काम करता है डी क्यू बाई डी टी, सेम काम करता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में डी क्यू बाई डी टी यानी करंट। तो वेलोसिटी का एनालॉगी करंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट का एनालॉगी चार्ज हो गया, मास का एनालॉगी इंडक्टर हो गया। के हुआ स्प्रिंग कांस्टेंट, जो काम स्प्रिंग कांस्टेंट करता है हुआ इलेक्ट्रोस्टेट में मतलब मैकेनिक्स में, सेम काम हुआ 1/c करता है रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। काइनेटिक एनर्जी होता है क्या हुआ मैकेनिक्स में, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वहां पे हुआ हाफ, मास का क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी याद रहेगा लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी भूल जाओगे। हाफ की जगह हाफ, मास का एनालॉगी क्या है इंडक्टर एल, वेलोसिटी का एनालॉगी क्या है करंट, हाफ एल आई स्क्वायर। जैसे हाफ एम वी स्क्वायर है वैसे हाफ एल आई स्क्वायर है। अगर आपको याद होता है पोटेंशियल एनर्जी वो हाफ की एक्स स्क्वायर होता है। 11th में ये दो दो तीन तीन जगह पढ़ना है हुआ है, वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ना है और एसएचएम में भी पढ़ना है। वैसे ही हाफ के जगह क्या रखोगे 1/c, डिस्प्लेसमेंट की जगह चार्ज, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, इलेक्ट्रोस्टेट में याद होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ठीक है। जैसे फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डी टी। वैसे ही बउआ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, मास का एनालॉगी एल है, डीवी बाई डी टी की जगह वेलोसिटी का आई है, एल डी आई बाई डी टी ऑलरेडी पढ़ चुकी है ईएमआई में। ठीक है मैडम जी। हाँ सर। लिखा गया। लिखो जल्दी जल्दी लिखो लिखो। लिख लिए सर। लिख लिया ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे पावर ऑफ एसी सर्किट, पावर ऑफ एसी सर्किट, पावर ऑफ एसी सर्किट, पावर ऑफ एसी सर्किट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये एग्जाम में आता है डेरिवेशन, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ क्या हुआ ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, सम से डिफरेंस है हुआ करंट ऑफ वोल्टेज में, ये जनरल लिखाया जा रहा है। पावर क्या होता है हुआ करंट इंटू वोल्टेज, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई का वैल्यू है, ई का वैल्यू क्या है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। पावर, पावर क्या होता है वो एवरेज पावर के बारे में आपको बताया गया था, 0 से टी पी डी टी अपॉन 0 से टी डी टी। जीरो से टी, पावर का वैल्यू रखेंगे वो आई नॉट ई नॉट, आई नॉट ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा अपॉन 0 से टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा कैपिटल टी हो जाएगा। जीरो से टी डी टी का टी होगा, अपर लिमिट टी माना 0, कैपिटल टी बचेगा। लिख ली बउआ। हाँ सर। हाँ सर।
अब आई नॉट टी नॉट अपॉन टी को बाहर निकाल लेते हैं। आई नॉट ई नॉट अपॉन टी को बाहर निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट में बचा साइन ओमेगा टी, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर साइन ओमेगा टी। और आपका दूसरा टर्म क्या बचा आपका? साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो साइन साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए साइन ए कॉस बी कॉस प्लस बी कॉस ए कॉस है साइन साइन बी। बी। हाँ, तो साइन ए यानी साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। तो एवरेज पावर आई नॉट ई नॉट बाई टी, ठीक है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई में हुआ डी टी देते जाइएगा हर जगह। देखो तो पहला टर्म हुआ जैसे ये वाला है, कॉस डेल्टा में टाइम का नहीं है, ये नहीं, कॉस डेल्टा कांस्टेंट है, तो आई नॉट ई नॉट कॉस डेल्टा बाहर निकालेंगे। 0 से साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस, फिर हुआ जैसे ये दो टर्म में कन्वर्ट हो गया ना ये, अब प्लस ये, जैसे इंटीग्रेशन में क्या है 3x प्लस 4x है हुआ, तो इंटीग्रेशन में 3x का अलग करेगी 4x का अलग करेगी, प्लस का चिन्ह है। तो वैसे ही सेम चीजें, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस डेल्टा इनटू दिस, और फिर दूसरा बार ये हुआ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा इनटू दिस। तो ये तो आई नॉट ई नॉट अपॉन टी को बाहर निकाल के रख रहे हैं, आई नॉट ई नॉट अपॉन टी, यहाँ पे भी क्या है साइन डेल्टा आपका बाहर आ जाएगा, साइन डेल्टा बाहर आ जाएगा, यहाँ अंदर में क्या बच जाएगा बउआ? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। 0 से यहाँ क्या बच जाएगा? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो ठीक है, तो अगर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को बउआ हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ अगर नीचे 2 कर दें तो ये आ जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 ओमेगा टी। साइन 2 ओमेगा टी का ओवरऑल साइकिल में इंटीग्रेशन 0 होता है, तो सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगा बुआ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हमने क्या क्या बोल दिया, समझ में आया क्या? पूछ लो नहीं तो एकदम अस्थिर से। ये इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आपको आना ही चाहिए, अगर पिछले 2-3 साल में नहीं पूछा तो पूछ सकता है। एवरेज पावर इन एसी सर्किट सेम करना होगा, आई नॉट लिखना होगा, ई नॉट लिखना होगा, पावर आई नॉट ई नॉट होता है, एक्सप्रेशन लिख करके प्योर मैथमेटिकल हुआ मैनिपुलेशन, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स है वो, साइन कॉस सर थीटा। और हाँ हाँ, सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक और इंटीग्रेशन होता है ना जो ऊपर वाला स्टेप था, साइन ओमेगा टी उसको मतलब ओमेगा टी को ए मान के और ओमेगा टी प्लस डेल्टा को बी मान के। हाँ कर सकती थी, अगर देख लेना करके आ जाता है तो है ना, आप वो अप्रोच को रख सकती है, जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा अगर टेली कर रहा तो बिल्कुल वो है, इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास फ्रीडम है, जो भी स्टेप ले सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से हमारा हर कुछ देखा हुआ है, तो जो हम अप्रोच बता रहे हैं फाइनली वही सबसे सिंपलेस्ट होगा, ऐसे एक बार आप चेक कर सकती है, ठीक है। तो बचा क्या आपके ठीक है। पास? हाँ, आई नॉट ई नॉट बाई टी कॉस डेल्टा, तो यानी एवरेज पावर आपका क्या बच रहा है? आई नॉट ई नॉट बाई टी कोस डेल्टा, ठीक है। और वो हुआ या ई टी को अगर यहाँ नहीं लिखते हैं, जैसे देखो आप डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हो आई नॉट ई नॉट कोस डेल्टा, टी एक्चुअल में कहाँ से आया था बुआ? यहाँ से लिखेंगे पहले 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 से टी डी टी, एक्चुअली में 0 से टी डी टी को हमने कैपिटल टी लिख दिया था बुआ। तो ये इंटीग्रेशन जो है बुआ, इसका वैल्यू, ठीक है, हम बच्चे को कहते हैं कि आपको याद रखना है, क्योंकि आपको तो हुआ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इंटीग्रेशन तो आपको मल्टीपल टाइम्स बनाना पड़ा होगा, मल्टीपल टाइम्स, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी,
अपॉन जीरोसिटी dt, इसका वैल्यू वो हाफ होता है ना। हम क्लास 11 में मल्टीपल टाइम से इंटीग्रेशन करवाते हैं, फिजिक्स में की बात कर रहे हैं बउआ। और क्लास 12 में हम कहते हैं, वहां पे हम कहते हैं कि भाई देखो ये स्टेप लिखने के बाद इसका इंटीग्रेशन हाफ होता है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो एवरेज पावर आ गया बउआ फाइनली, वो क्या आ गया, हाफ आई नॉट ई नॉट कॉस डेल्टा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आपको और ये पूरा डेरिवेशन आपको याद रखना होगा। जैसे बताया था वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, जहाँ डेल्टा क्या होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जहाँ डेल्टा क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हाँ सर। हाँ, तो ये लास्ट आपका था। अब यहाँ पे हम लोग पावर फैक्टर को कंक्लूड कर लेंगे, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। पावर फैक्टर हमने क्या बताया था, याद है? पावर फैक्टर आर अपॉन जेड बताए थे, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस बताए थे, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। तो हम लोग अलग अलग सर्किट का निकालते हैं पावर फैक्टर। हम लोग पावर फैक्टर फॉर, पहला नंबर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, आप लिखते जाएंगे जल्दी जल्दी, देरी नहीं करेगी। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा बाबू? 1। रेजिस्टेंस भी है तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इक्वल टू लिखेगी आर बाय आर, रेजिस्टेंस भी आर है, इंपिडेंस भी आर है, इक्वल टू 1। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, दूसरा में लिखेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट। 0। हाँ, रेजिस्टेंस उसमें जीरो होता है, एक्सएल का वैल्यू होता है जीरो बाय समथिंग जीरो होता है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, तीसरा लिखेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। tan इनवर्स के सी प्योरली माइन के कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी रेजिस्टेंस जीरो होता है, जैसे प्योरली इंडक्टर का जीरो हुआ, ऐसे प्योरली कैपेसिटर में भी रेजिस्टेंस जीरो अपॉन एक्सी यानी जीरो। चौथा लिखेंगे एलआर सर्किट, एलआर सर्किट